डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल कोर्स। आज हम पहुंच चुके हैं जी लेक्चर नंबर 47 के ऊपर। और हम लोग जो हमारा आखिरी मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, उसके पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे थे। और हमने लास्ट लेक्चर में जो कवर किया था वो थी वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो इस सब को जो हमने जो रिवीजन करनी है इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने बात की थी कि जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो क्या है। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें जो टेस्टिंग है वो बेस करती है कि सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरनल पाथ्स कौन से हैं, सॉफ्टवेयर की स्ट्रक्चर कैसी डेवलप हुई है, और थर्ड नंबर पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, मतलब इसको कोड कैसे किया गया है। तो ऐसी स्ट्रेटजी इसको हम कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग एज़ कम्पेयर टू ब्लैक बॉक्स। इसमें क्या था, इंटरनल पाथ स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन जी हमारा प्रॉब्लम नहीं था। हमारे लिए वो ब्लैक बॉक्स थी। उसमें से हम इनपुट प्रोवाइड करते थे, सेट ऑफ इनपुट। आगे से हम इसको सिंपली क्या करते थे, हम इसके रिज़ल्ट को देख लेते थे और जो उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट और ऑब्जर्व रिज़ल्ट को मैप कर लेते थे। तो ये वहाँ पे हमने काम किया। वाइट बॉक्स के हवाले से हमने बात की कि इसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, 2 टाइप्स आ जाती हैं। तो पहले है जी कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग पर ही था, जिसमें हम लोगों ने कंट्रोल फ्लो ग्राफ CFG जनरेट किया। उसमें जो फ्रांसिस एलन का जो काम वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने कहा इसकी जो सेकंड टाइप है वो डेटा फ्लो टेस्टिंग है। तो डेटा फ्लो टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने बात की, चूँकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है और हम कोई एडवांस कोर्स पे नहीं पढ़ रहे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर, लिहाजा ये डेटा फ्लो टेस्टिंग हम कवर नहीं करेंगे इस कोर्स में। इस पार्ट में हमारा जो फोकस होगा वो रहेगा सिर्फ कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के ऊपर। अच्छा, अब जो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग है उसकी जो बेसिक ग्रामर है वो ये है कि हमें कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। अब ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ की डेफिनेशन क्या दी गई थी, गिवन अ प्रोग्राम written in an imperative programming language, its program graph is a directed graph in which nodes are statements and edges represents flow of control। तो 3 चीज़ें अब आपने माइंड में रखनी है। नंबर 1 तो ये एक डायरेक्टर ग्राफ है। तो आपने देखा यहाँ पे हमें कुछ भी एरोस के बगैर नज़र नहीं आया, जो भी हमने काम किया है, जिस रिस्पेक्ट से भी काम किया है। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पे ये चीज़ देखी थी, नोट्स क्या थे, वो जो हमारे पास स्टेटमेंट्स थी, हम कहते हैं जी कि इंटीजर num1 इज इंटीजर num2 इंटीजर num3 इंटीजर रिज़ल्ट। तो ये सारा का सारा हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। हमने इन स्टेटमेंट्स को नोट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास ये था कि इस पूरे प्रोग्राम में फ़्लो कैसे चल रहा है। और फ्लो में हमने फ़्लो ऑफ कंट्रोल की बात की थी। जैसे ही हमारे पास स्टेटमेंट चल रही थी वो हमारे लिए एक सिंगल नोड था, जैसे उसमें कंट्रोलिंग आ गई, मतलब उसमें डिसीजंस आ गए, आइट्रेशंस आ गई, तो हमने इसको फिर कंसिडर किया कि बट ये क्या है, ये फ़्लो ऑफ कंट्रोल है। तो उन चीज़ों को हमने फिर एज के साथ रिप्रेजेंट किया। तो ये जो चीज़ है ये हमने, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसके पर्सपेक्टिव से फिर हम लोगों ने देखा कि जो प्रोसेस ब्लॉक है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिसीजन पॉइंट है उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोसेस ब्लॉक के हवाले से हमारे पास एक ये प्रोसेस ब्लॉक है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस ब्लॉक ये है। तो इनमें हमने बताया कि कैसे सीक्वेंस मूव करेगा, डिसीजन कैसे काम करेंगे कि हमने यहाँ पे एक डिसीजन लिया है, इस डिसीजन के अगेंस्ट में हम लोग कहते हैं कि अगर तो ये ट्रू है, फ़र्ज़ करें ये ट्रू है, तो आपने क्या करना है, और अगर ये फॉल्स है तो फिर आपने यहाँ पे क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। और इसके रिस्पेक्ट से देयर मस्ट बी सम जंक्शन, ये भी मेक श्योर कर लीजिएगा ये वाला जंक्शन जो है। तो अगर मल्टीपल कंडीशन आ जाए तो फिर हमारे पास जैसे स्विच की स्टेटमेंट आ जाती है, इफ़ एल्स इफ की आ जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होगी या यहाँ पे हमारे पास इफ़ कंडीशन होगी। तो यहाँ पे है कि पहले चक्कर में क्या होगा, जो पहला केस है, दूसरे केस में क्या होगा, थर्ड केस में किस चीज़ को देखा जाएगा, और फिर डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम जंक्शन। और डिफरेंस कहाँ पे देखा, तो मैंने कहा था वाइल लूप में और अनटिल लूप में आपने ख़ास तौर पर डिफरेंस करना है। जो वाइल लूप है वो क्या करती है, अब देखें लूप यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये इनके इर्द गिर्द मूव कर रही है,
और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जहाँ से इसने शुरू किया था वहाँ से ये आउट हो रही है। जबकि अनटिल लूप में आपने देखा कि ये शुरू हुई है यहाँ से, और यहाँ से शुरू होने के बाद इसने इस लूप में से गुजरी है, लेकिन जब ये टर्मिनेट हुई तो टर्मिनेशन स्टेटमेंट से आगे मूव किया इसने। तो ये जो चीज़ है ये आपने ज़रा कंसिडर करनी है जब इसके तरफ हम आएंगे। तो इसके पर्सपेक्टिव से फिर हमने कुछ प्रोग्राम लिए, 3 प्रोग्राम हमारे पास थे। इन 3 जो प्रोग्राम्स थे इनको फिर हमने CFG में कन्वर्ट करके देखा, और उसके बाद फिर हमने कोड कवरेज की बात की। कवरेज का मतलब ये था कि डिपेंड अपॉन कवरेज क्राइटेरिया। हमने एग्जांपल है स्टेटमेंट कवरेज में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कवर करने की कोशिश की। डिसीजन कवरेज में जो इफ़ कंडीशन है जहाँ पर डिसीजन लिया जाता है उसका जो एक फ्लो जा रहा, जो एज जा रहा ट्रू की तरफ, उसको कवर किया। जो उसका एज जा रहा था फॉल्स की तरफ, उसे कवर किया। कंडीशन कवरेज में जिस कंडीशंस के बेस के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा उन कंडीशनल पैरामीटर्स को टेस्ट किया विद रिस्पेक्ट टू ट्रू एंड फॉल्स। और फिर हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो सारा का सारा जी पाथ कवरेज के ऊपर। और हमने कहा था ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये ड्यू टू टाइम लिमिट हम इसको कवर नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास फिलहाल इसकी लिमिटेशन कह लें, इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से टाइम लिमिटेशन कह लें। अच्छा, अब आज का जो लेक्चर है वो टोटली डेडिकेटेड है पाथ कवरेज के, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि पाथ को कवरेज करने का। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें जनाब अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है पाथ क्या होता है। तो पहले पाथ की तरफ आते हैं। पाथ हम कहते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो जहाँ पे ब्रांचेज आ जाती हैं या जहाँ पे कंडीशंस आ जाते हैं, तो ब्रांचेस और कंडीशन का जो सीक्वेंस होता है इसको हम पाथ कहते हैं। ठीक है जी, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन तक, या एक ब्रांच से कंडीशन तक, ये सारा जो फ्लो मूव कर रहा है एक पाथ है, कंप्लीट पाथ, शुरू से लेकर आखिर एग्जिट होने तक जितनी भी जगह पे हम गुजरे हैं वो हमारे पास पाथ है। अच्छा, अब इस पाथ को मैं सीक्वेंशियल पाथ क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि जो हमारे पास ब्लॉक है वो तो एक सिंगल पाथ, हमारे लिए वो एक सिंगल पाथ है। हमारे पास डिफरेंट पाथ मूव करेंगे। एग्जांपल है, आप लोग यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, आप एक सीधी रोड पे जाते जा रहे हैं, तो वो तो एक सिंपल एक पाथ, छोटा सा पाथ है, मतलब उसको पाथ हम कह सकते हैं। लेकिन वो पाथ बेसिकली कब बनेगा, जब आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। आगे आपके पास 2 रास्ते आ जाएंगे, आप लेफ़्ट से भी यूनिवर्सिटी को जा सकते हैं, राइट से भी यूनिवर्सिटी को जा सकते हैं। तो आप उसमें से कौन सा पाथ लेंगे, किस पाथ को फॉलो करेंगे, वो फिर हमारे पास सीक्वेंस होना शुरू होता है पाथ्स का। तो इस तरह से हम पूरा एक पाथ आइडेंटिफाई करते हैं प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको देखते हुए। अब क्या हम पाथ क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बेसिकली हमारे मुताबिक चूँकि पाथ कवरेज में हम लोगों ने पाथ को टेस्ट केस करना है, यानी कि हमें कुछ सेट ऑफ इनपुट प्रोवाइड की जाएगी। वो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब टेस्ट केस डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें टेस्ट केस भी होता है और सेट ऑफ इनपुट भी होती है जिसको हम डेटा कहते हैं। ये दोनों चीज़ें मिला के हमारे पास टेस्ट केस डिज़ाइन बनता है। अच्छा, अब मसला इसमें क्या है कि एक पाथ के अगेंस्ट में टेस्ट केस लिखा जाएगा और एक पाथ के अगेंस्ट में हमें सेट ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड करनी है। लिहाजा टेस्ट केस लिखने के लिए, सेट ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग पाथ में हमें इस पाथ का आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जब तक ये पाथ आइडेंटिफाई नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे पाथ कवरेज में। तो ये इसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अच्छा, उसके अलावा कोड कवरेज के पर्सपेक्टिव से या कवरेज टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से ब्रांचेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक्स या स्टेटमेंट्स। क्या वजह है, आप लोगों ने देखा जब हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस किया था तो वहाँ से पता लगा कि बहुत से ऐसे डिफेक्ट्स या बग्स हैं जो बाउंड्रीज पे लाई करते हैं प्रोग्राम की या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की। इसी तरह से बहुत से ऐसे बग्स हैं जो सेंसिटिव होते हैं ब्रांचेस के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर। ठीक है जी, मतलब बहुत से ऐसे आपको बग्स नज़र आएंगे जो सेंसिटिव होंगे विद रिस्पेक्ट टू ब्रांचेस एंड कंडीशंस। लिहाजा हमें इनको भी फिगर आउट करना है। तो इस वजह से ये कवरेज क्राइटेरिया में ब्रांचेस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक्स। अब हम आते हैं ज़रा ये काम कैसे करते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब है कितने पाथ को एग्जीक्यूट करना है। अब ये क्वेश्चन है तो हम कहते हैं जी जितने भी पॉसिबल पाथ हो सकते हैं
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कितने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, ठीक है। हाउ डू वी नो हाउ मैनी पॉसिबल पाथ्स। तो इसका आंसर ये है कि अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए अब हमें यहाँ पे कुछ क्वांटिटेटिव मेजर चाहिए नंबर ऑफ पाथ्स की, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते 3 से 4 होंगे या 8 से 12 होंगे, हम ऐसा गैस नहीं कर सकते। हमें एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए जो हमें बताए कि कितने पाथ होने चाहिए पाथ कवरेज के लिए। तो ये जो चीज़ हमें बताती है कि कितने नंबर ऑफ पाथ होने चाहिए, उस चीज़ को हम कहते हैं जी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी। एक्चुअली इसको V ऑफ G भी कहते हैं मैथमेटिकली, V ऑफ G। अच्छा, अब ये साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी नई चीज़ आ गई। अब क्वेश्चन है जी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो आज जो बाकी हमारा नेक्स्ट है इसको उसको मूव करते हैं। साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी जो है ये एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक है, ये सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस है। अब इस सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये जो थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं, ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं, हम इसको मेजरमेंट में लेके जाते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज़ को मेजर कहते हैं, एग्जांपल हम कहते हैं 1 kg शुगर, ठीक है, हम कहते हैं 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। तो जब हम इसके साथ अटैच कर देते हैं कुछ ना कुछ मेजरमेंट, मैथमेटिकल मेजरमेंट अटैच कर देते हैं, क्वालिटेटिव मेजरमेंट अटैच कर देते हैं, तो फिर चीज़ें जो है वो प्योरीफाइड हो जाती हैं या बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाती हैं। तो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस है जो हमें क्वांटिटेटिव मेजर प्रोवाइड करता है। किस चीज़ की? एक जो आपने प्रोग्राम लिखा है, जो हमने कोड किया है, उस कोड में लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी कितनी है। मतलब फर्ज करें आप मुझे कोड देते हैं या मैंने कोड करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप उस कोड को पढ़ेंगे, अब मे बी आप उस कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकें, आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने कहा सर ने बहुत कम्प्लेक्स कोड लिखा है। हालांकि कोई दूसरा बंदा आता है जिसकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस उस फील्ड में या अच्छा एक्सपीरियंस है, वो उस कोड को जब कहता है ये बड़ा बेसिक से कोड लिखा आपने। तो अब क्वेश्चन है कि हर बंदे के पर्सपेक्टिव से कोड की कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होगी। तो कोई ना कोई तो ऐसा क्राइटेरिया हो जिसके थ्रू हमें पता लगे कोड कितना कम्प्लेक्स है। तो ये चीज़ जानने के लिए कि कोड की कम्प्लेक्सिटी किस हद तक है, हम एक क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं, उसको कहते हैं साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आएगा, एक मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके अगेंस्ट में हमारे पास एक क्वांटिटेटिव नंबर एक वैल्यू आएगी। अगर तो वो वैल्यू एक्सीड करती है 10 से, तो इसका मतलब है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब हमने जो कोड किया है, हमने जो प्रोग्राम लिखा है, ये कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू सिंपल वन। लेकिन अगर ये 10 से नीचे नीचे रहती है, तो इसका मतलब है कम्प्लेक्सिटी तो नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, इजी है, और लेस कम्प्लेक्स है या नॉट कम्प्लेक्स है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो आज के जो हम लेक्चर में जब हम साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे, तो उन सब में इसका आंसर देखेंगे कि वो आंसर कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आ चुकी है साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी। अब हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिक पाथ टेस्टिंग कर रहे हैं। अब बेसिक पाथ टेस्टिंग में अब हम क्या करना चाह रहे हैं? साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं भाई? हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि इसके थ्रू से हम डिफाइन कर सकें कितने इंडिपेंडेंट पाथ हैं। इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब है कि जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, आप कह सकते हैं डेफिनेशन की पर्सपेक्टिव से। लेकिन इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब है आप लोग घर से चले यूनिवर्सिटी आने के लिए, आप आते जा रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया डिसीजन। तो डिसीजन में आपने कहा जी कि मैं इधर को भी जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, हम इधर को भी जा सकते हैं, जा सकती हूँ। उसके बाद आपने कहा जी फर्दर हम अगर यहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी पहुँच चुके होंगे इन डिसीजन के साथ। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट पाथ क्या होगा? इंडिपेंडेंट पाथ वो होगा जो आपने पहले ट्रैवर्स नहीं किया, मतलब जिसको आपने पहले विजिट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आज के दिन में आप घर से निकले हैं और घर से निकलने के बाद आप लोगों ने जो पहला पाथ लिया है दैट वाज, आपने सोचा जी कि पहले हम इधर को जाएंगे, उसके बाद फिर इधर को यूनिवर्सिटी आएंगे। तो ये जो पाथ है ये दूसरा इंडिपेंडेंट पाथ है जो अभी तक आप जिसकी तरफ आप नहीं गए, जिसको अभी आपने ट्रैवर्स नहीं किया, विजिट नहीं किया, तो ये इंडिपेंडेंट पाथ है। तो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी से हम इंडिपेंडेंट पाथ की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो हम काम करना चाहते हैं वो ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट पाथ हमारे पास आ जाएगा, इंडिपेंडेंट पाथ आने से क्या हम क्या मिल जाएगा? हमें
पता लग जाएगा कि अपर बाउंड क्या है टेस्ट केसेस की। मतलब हमें इस बात की इंश्योरिटी हो जाएगी कि कितनी स्टेटमेंट्स हमें कम से कम सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगे, कितने पाथ हैं जो एक बार हमें विजिट लाजमी करने पड़ेंगे कवरेज पूरी करने के लिए। एग्जांपल है, मैं अगर आपसे पूछता हूँ आपके घर से लेकर यूनिवर्सिटी आने के जितने भी रास्ते हैं, क्या आपने ज़िंदगी में कभी वो सब, या आज के दिन में आपने सारे विजिट किए? तो घर से लेकर यूनिवर्सिटी तक आने के जितने भी वेज थे, अगर आप कम से कम एक एक बार उन जगह से ज़रूर गुजरे होंगे, उन गलियों से, उन बाज़ारों से, तो आप कहेंगे जी यूनिवर्सिटी आने तक जितने भी रास्ते थे मैंने उन सबको ट्रावर्स किया, मतलब उन सबको विजिट कर लिया है। तो इसका मतलब है आप लोगों ने सिंगल टाइम, कम से कम सिंगल टाइम इसमें से गुजर गए हैं, लिहाजा आपने सारे पाथ कवर कर लिए हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करने चाह रहे हैं कि जितने भी पाथ आइडेंटिफाई होंगे, इन सारे पाथ्स के अंदर हम उन्हें कम से कम सिंगल टाइम ज़रूर विजिट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी का और इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग के, जिसको बेसिक पाथ टेस्टिंग कहते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमारे पास वी हैव टू फार्मूलाज। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन दोनों फार्मूलाज पे काम करें और फिर सोचिएगा कि क्या हमेशा से, अच्छा मैं कह रहा हूँ इनका आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या हमेशा इसका आंसर सेम होना चाहिए? व्हाट विल हैपन अगर इनका आंसर सेम नहीं आता? तो फिर किसको फॉलो करना चाहिए? ये जो पहला फार्मूला बताने लगो ये, या दूसरा फार्मूला बताने लगो वो वाला? तो इस पर सोचिएगा, सर्च कीजिएगा, गूगल देखिएगा और प्लीज़ मुझे भी गाइड कीजिएगा आपके घर में क्या होना चाहिए, आप इसको क्या अंडरस्टैंड कर सकेंगे। साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी की हम बात कर रहे थे, जो ग्राफ थ्योरी है ये उसकी फाउंडेशन है। और ग्राफ थ्योरी अगर आप इसमें आपने इवन आप जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे उसमें आपको ग्राफ थ्योरी के बारे में फर्दर आइडिया हो चुका होगा। एनी हो, जो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी है फ्लो ग्राफ की, CFG जो हम बात करें कंट्रोल फ्लो ग्राफ की, वो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है V of G इज इक्वल टू E माइनस N प्लस 2P। अब इसमें जो E है इसको कहते हैं नंबर ऑफ एजेस। एज क्या थे, अब आप देखें वो जो हमारे पास फ्लो चल रहा है वो एजेस हैं। N का मतलब है नोड्स। नोड्स क्या थे, मेरे ख्याल आपको इसके समझ आ गई। जो हमारे पास जो ब्लॉक था, कंप्लीट ब्लॉक था, नोड थे। और P आपके लिए एक नई चीज़ है जिसे कहते हैं डिस्कनेक्टेड पाथ। अब डिस्कनेक्टेड पाथ क्या होते हैं एक्चुअली जब मैं डायग्राम तक पहुंचूंगा मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ। फिलहाल आप समझे कि डिस्कनेक्टेड पाथ्स हैं, और अगर कोई डिस्कनेक्टेड पाथ नहीं हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो P है इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक हो गया जी, तो P की वैल्यू 1 होगी। अब ज़रा हम आते हैं इसके दूसरे फार्मूले की तरफ, यानी कि V of G इज इक्वल टू E माइनस N प्लस 2P। ये दूसरा फार्मूला है वो आता है बाइनरी डिसीजंस के ऊपर। ये हमसे कहता है कि ऐसा करो कि देखो इस पूरे कोड में बाइनरी डिसीजन कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, जितने डिसीजन हो रहे हैं उनमें एक ऐड करें तो आपके पास V of G आ जाएगी। तो इन दोनों फार्मूला को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ इस जगह पे। ओके, अब आप लोगों ने इस पे अप्लाई करना है दोनों फार्मूला। पहले फार्मूला में क्या था, E माइनस N प्लस 2P। मैं पहले इसको अप्लाई करता हूँ। E का मतलब था नंबर ऑफ एजेस। इसमें कितने एजेस हैं, इसमें एक ही एज है। तो E इसमें हमारे पास कितने आ गया जी, मैं अगर आगे ले जाऊँ तो E हमारे पास इसमें आ गया 1। नोड्स इसमें कितने हैं, नोड्स इसमें एक ये है, एक नोड इसमें एक ये है, तो ये हमारे पास बन गए 2 नोड्स। P का मतलब है कोई ऐसा रास्ता नहीं जो टूट रहा है फिर आगे दूसरे रास्ते की तरफ आपको ले जा रहा है। मतलब आप यही कह लें कि आप एक जगह पे जा रहे हैं, आगे से नहर आ गई है और नहर के बीच में से डिस्कनेक्शन आ गया दूसरे रास्ते की तरफ जाने के लिए, तो हम उसको डिस्कनेक्शन है। तो यहाँ पे ऐसी कोई डिस्कनेक्शन नज़र नहीं नज़र आ रही जहाँ पे एक नोड से दूसरे नोड पे पहुँचने का रास्ता नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे पास है डिस्कनेक्टर पाथ। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्कनेक्टर पाथ हमारे पास क्या था, 1 होगा। तो फार्मूला के मुताबिक E माइनस N प्लस 2P, इसके पर्सपेक्टिव से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो P की वैल्यू तो होगी 1, मैं डायरेक्ट लिख तो ये हमारे पास बन गया 2। N नोड्स हमारे पास कितने हैं, 2 ही नोड्स हैं। एज हमारे पास कितने हैं, इसमें 1 हमारे पास एज है, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, अब ज़रा जो दूसरा फार्मूला है B प्लस 1 वाला उसको देख लेते हैं।
अब आप देखें यहाँ पे कितने डिसीजन हो रहे हैं, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। मतलब डिसीजन का मतलब है अगर ये पाथ कोई रास्ता इधर को भी जाता और यहाँ पे भी कुछ होता तो ये था डिसीजन कि इधर को जाएंगे इधर को जाएंगे, तो ऐसा डिसीजन यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, वह है जी 0। तो फार्मूला के मुताबिक b+1 को हमने फॉलो करना था, तो इसके पर्सपेक्टिव से आंसर आ जाएगा 0+1। आंसर क्या बन गया जी हमारा 1। आई होप अब इसके बाद जो हमारे पास बनता है b+1 वाला, अब आपने खुद करना है। मैं कोशिश करूंगा आपको जो बाकी फार्मूला है उसके पर्सपेक्टिव से समझाऊं, ठीक है जी। तो इट्स अप टू यू, आपने लेकिन दोनों फार्मूला के साथ सॉल्व करना है इसको जी। कॉपी पेंसिल निकाल लें और इस वीडियो को पास करें और इसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी तो कंप्यूट करें। फिर आपको मैं बताता हूँ मेरे ख्याल में इसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए थी जी। शुरू हो जाए जी। अब हमें क्या मूव करना है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने एजेस। तो एज हमारे पास जो आ रहे हैं यहाँ पे वो एक 2 3 और 4, तो यहाँ पे हमारे पास है 4 एजेस। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करने नोड्स, तो 1 2 3 एंड दैट वन इज 4th वन, तो 4 ही हमारे पास नोड्स हैं। डिसकनेक्शन आपको नज़र आ रही कि एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो वो हमें कोई भी नज़र आ रही। तो ये हमारे पास बन गई है 1। तो क्या फार्मूला बना है इसका जी, 4 - 4 प्लस क्या आएगा 1 का 2 जी 2 आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में 1 होगा तो आंसर मस्ट बी 2। यस, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास था जी इसका सेकंड आइट्रेशन। अब आते हैं मूवी। अब ज़रा इसका सोचिए इसका क्या होना चाहिए जी। आइडेंटिफाई करें जरा इन सब चीज़ों को जी। हिम्मत करें हिम्मत करें। ओके, एज कितने यहाँ पे, एक ये एज है एक ये एज है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गए जी 2 एजेस। नोड्स कितने हैं, एक ये नोड है, दूसरा नोड ये है, तीसरा नोड ये है, चौथा नोड ये है, तो ये हमारे पास बन गए जी 4 नोड्स। अच्छा, डिस्कनेक्टर पाथ कितने हैं इसमें। अब आप देखें इस पाथ से इस पाथ में जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो अब 1 और 1 2, तो यहाँ पे जो डिस्कनेक्शन है वो 2 आ चुकी हैं, तो ये हमारे पास बन गई 2। तो अब फार्मूला में इसको फिट करते हैं। 2 इसमें एजेस हैं, -4 इसमें नोड्स हैं, उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमारे पास आंसर बन गया जी 4। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि एक ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो गया, आंसर आ गया जी 2। ये लेंगे। आई होप अब आपने डिसकनेक्शन पाथ को भी देख लिया है। अब यहाँ से ऑनवर्ड अब आपने खुद ज़रा अपने दिमाग को लगाना है कि अब इसको क्या होना चाहिए जी। इस पर वर्क करें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। वीडियो को पॉज करें प्लीज़, कॉपी पेंसिल रखें और उस कॉपी पेंसिल में से इसका आंसर निकालें और मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो एटलीस्ट इस डायग्राम का साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी ठीक निकाल सकें, ठीक कैलकुलेट कर सकें। ज़रा मुझे अपने नाम तो बताएं, जिसके बाद पता लगा कि यस कि आपने अचीव कर लिया चीज़, क्योंकि साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी बिल्कुल ठीक निकाल ली है, ठीक कैलकुलेट कर लिया है। ओके, वेलकम बैक। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एज आइडेंटिफाई करने हैं। और अगेन मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, जैसे मैंने कहा था नोड्स आइडेंटिफाई करने हैं, डिसकनेक्शन पाथ आइडेंटिफाई करें। तो डिसकनेक्शन तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसका जो हमें जो टोटल आंसर नज़र आएगा दैट मस्ट बी 7। अब ज़रा एक लम्हे के लिए यहाँ पे रुकते हैं। हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस हैं, तो अब देख लें कि सॉफ्टवेयर मैट्रिस से आपको मैथमेटिकल चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आपने किसी नोट की वो चीज़ ये कि कौन सी ऐसी डायग्राम है, कौन सा ऐसा कंट्रोल फ्लो ग्राफ है जिसका आंसर 10 से ज़्यादा है। तो आपको ये डायग्राम सबसे कम्प्लेक्स नज़र आ रही थी, जितने भी हमने इससे पहले प्रीवियस सॉल्व आउट की हैं उसमें से सबसे कम्प्लेक्स ये थी। तो इवन आप इसकी भी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी देख लें, वो 7 है, लेस देन 10।
इसका मतलब है ये सब के सब कम्प्लेक्सिटी इन प्रोग्रामिंग कम है। ओके, अब हमने साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी है, अब जरा इसकी कैलकुलेट कीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। किस सेंस में? एज कितने चाहिए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9th वन 10 11 12 एंड 13th फर्स्ट। तो 13 हमें इसमें एज नज़र आ रहे हैं। नोड्स हमारे पास हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास नोड्स हैं। डिस्कनेक्शन पाथ एक ये है, डिस्कनेक्शन पाथ एक ये है, दूसरा डिस्कनेक्शन पाथ एक ये है, तो टोटल बन गई ये 3। तो 3 इसमें डिस्कनेक्टर पाथ है, तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाना चाहिए जी 6। तो ये क्या बन गया आपके पास? एजेस माइनस नोड्स प्लस डिस्कनेक्शन। तो आई होप कि आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, दैट इज़ 8। प्रॉब्लम ज़्यादा होता है जब डिस्कनेक्शन पाथ ज़्यादा इसमें आ जाते हैं। तो ये आपको शायद यहाँ से आइडिया हो गया होगा। तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं? अब हम लोगों ने करनी है बेसिक पाथ टेस्टिंग। तो अब ये हम लोगों ने कोड लिखा था, उस कोड को कन्वर्ट किया इनटू CFG कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले स्टेप में हम क्या करें, इसके साइक्लोमेट्रिक सेकंड स्टेप क्या करना है, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो ज़रा हमें सोच के बताएं इस कोड की साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए। जी हिम्मत करें, और दोनों की सिमिलर, दोनों फार्मूलों से कैलकुलेट करते हैं, दोनों की सिमिलर आनी चाहिए। जी कुछ निकला जी इसमें से? तो मेरे ख्याल में इसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए 5। तो ये जो 5 है, ये मैं मतलब ये जो साइक्लिक कम्प्लेक्सिटी E-n+2p में मल्टीपल टाइम सॉल्व कर चुका हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं B+1 के फार्मूला से। तो अब यहाँ पे देखें, ऐसी जगह जहाँ पे एक से ज़्यादा पाथ आउट हो रहे हैं, तो वो जगह हमें नज़र आ रही है। नंबर 1 तो ए पे, दूसरे नंबर पे डी पे नज़र आ रही है, थर्ड नंबर पे ई पे नज़र आ रही है, फोर्थ नंबर पे एफ पे नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से ये हमारे पास बन गया जी 4 बाइनरी डिसीजन है। 4 + 1 मस्ट बी 5। ले जी, तो ये है जी A-D-E-F पे बाइनरी डिसीजन हो रहे हैं। ये इसका आंसर है 5 आना चाहिए, तो जो आ चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग कैसे करनी है। इंडिपेंडेंट पाथ टेस्टिंग में हमें कोई ऐसा काम करना है कि हमें कोई एक नई स्टेटमेंट, एक नया पाथ, एक नए कंडीशन को ट्रावर्स करना है। ट्रावर्स का मतलब विजिट करना है, जो इससे पहले विजिट नहीं किया हुआ। जिस जनरल सर्वर मैंने आपको बता दिया है। अब डायरेक्ट आते हैं डायग्राम की तरफ, और इसमें क्या करें, सबसे पहले हमें चाहिए बेसिक पाथ। बेसिक पाथ किसे कहते हैं? ये यूनिवर्सिटी आने तक का जो एक ऐसा रास्ता है जिसको आपने कंपेयर करके बाकी पाथ आइडेंटिफाई करें। अब आप कहेंगे ठीक है, ये पाथ हमारे में बेसिक पाथ है जिसमें डेली आऊँगा। अब इस पाथ का अलावा कौन सा पाथ हो सकता है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमने पहले विजिट नहीं किए हुए। तो इसमें सबसे पहले स्टेप क्या है जी? सबसे पहले हम इसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। एक्चुअली हम सबसे पहले इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ निकालेंगे। जब कंट्रोल फ्लो ग्राफ आ जाएगा तो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी बताएगी इसमें कितने इंडिपेंडेंट पाथ होने चाहिए, तो वो हमें इससे पता लग जाएगा। ये काम करने के बाद फिर हम टेस्ट केस लिखेंगे और इनको एग्जीक्यूट कर देंगे। ये करके मैं अभी सब करके दिखाता हूँ। एटलीस्ट पहले जो 3 स्टेप है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें बेसिक पाथ। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो जो कोड लिखा हुआ था हमने उसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ आपके सामने है। तो स्टेप नंबर 1 हमें कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमने इसकी निकाली थी क्या, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी। वो कितनी आई थी? वो आई थी 5। अब वो स्टेप 2 में हमने साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी भी आइडेंटिफाई कर ली। स्टेप 3 क्या, बेसिक पाथ आइडेंटिफाई करें जिसके अगेंस्ट में हम कंपेयर करेंगे। तो बेसिक पाथ हम कहते हैं A से B, B से D, D से E, E से G, G से K, K से M की तरफ हम आएंगे। अब इसका जनरल सा रूल मैं आपको बताता हूँ, ये गाइडलाइन बता देता हूँ, ये तरीका बताता हूँ। अब आपने करना क्या है, जो सबसे पहले जहाँ पे डिसीजन हो रहा है उस पॉइंट के दोनों साइड कवर करें। अब जो सबसे पहले डिसीजन हमें नज़र आया है वो नज़र आया है A के ऊपर। तो अब हमने क्या किया, A का जो लेफ्ट वाला पोर्शन था, ये फॉल्स या ट्रू वाला कोई एक हम इसे कवर कर लेंगे। मैं इस वक्त इससे नीचे डायग्राम के बारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
हमें बेसिकली एक ये पाथ कवर हो गया, अब हमें साथ ही इसका सेकंड पाथ भी कवर करना है ताकि ये इसके दोनों के दोनों पाथ विजिट हो जाएं। तो ये हमारे पास है बेसिक पाथ। अब जो बाकी डिसीजन हो गए वो इस पाथ के अकॉर्डिंगली होंगे। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ए से बी, बी से डी ट्रावर्स हो चुका है। अब हम ए से सी, सी से डी, डी से आगे वाले रास्ते कवर करने की कोशिश करेंगे और एक वक्त में एक से ज़्यादा पाथ को ट्रावर्स ना कीजिएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं मैं ए से सी पे जाऊंगा, ए से सी पे जाऊंगा, सी से डी पे जाऊंगा, डी से ई पे जाऊंगा, ई से एच पे आ जाऊंगा। तो डोंट ये काम ना कीजिएगा। एक वक्त में हमारा जो फोकस होगा वो सिंगल ही रहेगा। तो हम मूव करेंगे ए से सी से डी, डी से ई, नीचे उसी, क्योंकि वो हमारा बेसिक पाथ है। हमने उस बेसिक पाथ को सिर्फ एक जगह पे एक नया विजर देना है, मल्टीपल नए विजर हम इसको नहीं दे सकते। तो इस पर्सपेक्टिव से हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट केस होगा वो एक ऐसी वैल्यू पास करेंगे जिसके थ्रू आपका डिसीजन ए से सी की तरफ लेके आएगा। तो बेसिक पाथ 1 में हम ऐसा डिसीजन करेंगे जो आपको ए से बी की तरफ लेके जाएंगे। तो ये हमारा हो गया पाथ 2। 2 पाथ हमने कवर कर लिए हैं इसके। जो थर्ड पाथ हमारे पास क्या है, जरा गौर कीजिएगा बेसिक पाथ के पर्सपेक्टिव से। मैंने कहा ये आपके लिए होमवर्क है, चूँकि आपने खुद ही करना है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे पास पहला पाथ ये कवर हो गया जिसका नाम था बेसिक पाथ। दूसरा पाथ हमने इसका कवर कर लिया जो लीनियर इंडिपेंडेंट था। अब तीसरा पाथ जो हमारा डिसीजन हो रहा है वो है डी के ऊपर हो रहा है। तो डी का जो फर्ज कर ये ट्रू वाला पाथ है, तो ये वाला ट्रू वाला पाथ तो कवर हो चुका है। तो अब हमें मूव करना है ए से सी, सी से डी, डी से एफ की तरफ, और एफ से आई की तरफ, आई से एल की तरफ, एल से एम की तरफ। ठीक है, ये हमारा पाथ कवर हो गया। तो अब हमने क्या किया, बेसिकली मैंने कहा से ऊपर से शुरू हो जाए और नीचे तक आते आते जितने जहाँ जहाँ डिसीजन उन्होंने कवर करें। तो पहला डिसीजन था ए के ऊपर, वो हमने कवर कर लिया। दूसरा डिसीजन था हमारा डी के ऊपर, हमने वो भी कवर कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास एक तीसरा रास्ता आ गया है। अब फोर्थ रास्ता क्या होगा, आप ए से बी, बी से डी पे आ जाए, या ए से सी, सी से डी, डी से ई पे आ जाए। मतलब हमें ई पे पहुंचना है। आप जिस मर्जी रास्ते से यहाँ पे आ जाए। क्यों पहुंचना है, क्योंकि अब ई का ये वाला पाथ तो कवर हो चुका है, बस एज कवर नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना है, आप इन दोनों, पहला पाथ दूसरा पाथ, इन दोनों पाथ में से जिस मर्जी से यहाँ तक पहुँच जाए। तो अब हमारे पास आ जाएगा ई से एच की तरफ, एच से के की तरफ, के से आगे एम की तरफ। तो ये हमारा बन गया फोर्थ पार्ट। अब हमारा डिसीजन जो हो रहा था ई के ऊपर, हमने वो भी कवर कर लिया। अब कहाँ पर डिसीजन रह गया है, अब आप देखें जो एफ का डिसीजन जो फॉल्स वाला डिसीजन है ये रह गया है। तो अब आप ए से बी, बी से डी, डी से एफ की तरफ आ जाएं, जो थर्ड पार्ट है इसके थ्रू आ जाएं, या ए से सी, सी से डी, डी से ई की तरफ आ जाएं। इट्स अप टू यू। ये आने के बाद फिर हम इसे कवर कर लेंगे। अब आप देखें ये हमारा था फिफ्थ पार्ट। तो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी के मुताबिक इसके 5 इंडिपेंडेंट पाथ होने चाहिए, 5 पाथ होने चाहिए थे कवर करने के लिए, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कम से कम सिंगल टाइम ये जरूर ट्रावर्स होगा। तो आप देख लें हमने वो काम कर लिया है। आई होप कि अब आपको इस आइडिया की समझ आ गई है। अब इसको एक एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं। अब हमने क्या किया है, इसके सबसे पहले अब मैं कंप्लीट स्टेप रिवाइज करने लगा हूँ। स्टेप नंबर 1 में क्या करना था, इसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी जनरेट करनी थी। तो जनाब इसको मैं कह देता हूँ, चूँकि ये एक सीक्वेंस से पूरा एक नोड है, तो इसको मैं कहता हूँ एक नोड, उसका नाम रखता हूँ ए या 1 जैसे आप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है बाइनरी डिसीजन। तो अब यहाँ पे हम इसे मैं बी कह देता हूँ। बी के बाद इसके 2 डिसीजन है। पहले डिसीजन में अगर तो ये ट्रू होगा तो x इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू y प्लस 1, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इसको मैं कहता हूँ जी इसका ट्रू वाला पार्ट। और दूसरे में x इज इक्वल टू x माइनस एन, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो अब मैं इसका कवर करूँगा फॉल्स वाला पार्ट। तो इन दोनों पाथ के बाद कवरेज करने के बाद आखिर में बेशक आप ट्रू पे जाएं या आप फॉल्स पे जाएं, तो ये इसका जॉइनर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो वो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है जनाब, अब हमें करना ये है कि स्टेप नंबर 2 में जो हमने काम किया था वो ये था कि CFG जनरेट होगी। अब इसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकालें। तो मैं वापस जाता हूँ इस कोड पे। अब ज़रा मुझे बता सकते हैं साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए। E माइनस एन प्लस 2p से भी निकाल लें, b प्लस 1 से भी इसको आइडेंटिफाई कर लें। तो अगर मैं b प्लस 1 के फार्मूला पे जाता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह डिसीजन हो रहा है और वो जगह है b नोड ऐसा है जहाँ पे डिसीजन हो रहा है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2।
तो अब इसमें हमें 2 पाथ चाहिए होंगे। तो जो 2 पाथ 2 पाथ आइडेंटिफाई करें तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेसिक पाथ, जिसको देखते हुए बाकी डिसीजन लिए जाएंगे। तो बेसिक पाथ मेरे ख्याल में बनता है ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो ये बेसिक पाथ हम ले लेते हैं, ये ले जी ए से बी, बी से सी, सी ए की तरफ। अब डेफिनेटली हमने इसका राइट वाला फॉल्स वाला पार्ट भी कवर करना है, तो उस मामले में हमारे पास ए से बी, बी से डी, डी से ई की तरफ जाएंगे। ये ले ई से बी, बी से डी, डी से ई, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसके अगेंस्ट में हम कोड को देखेंगे। अब कोड को देखने के बाद हमने थर्ड नंबर पे क्या करना था, टेस्ट केस डिज़ाइन करने थे और फिर हमने एग्जीक्यूट करना था। अच्छा जी, अब ए से बी, ए हमारे पास है ये, वो तो हमारे लिए ऐसी फ़िलहाल कोई हमारे पास जी की वैल्यू नहीं है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते फ़िलहाल, तो वो डेफिनेटली हम बी तक आएंगे ही आएंगे। जैसे हम बी पे पहुंचे तो हमने क्या करना है कि अगर x की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन होगी तो अब हमने जाना है ट्रू की तरफ पहले, क्योंकि हमारा बेसिक पाथ ट्रू की तरफ लेके जा रहा है। तो हम फ़र्ज़ करें इसको वैल्यू पास करते हैं 12, तो अब हम क्या करेंगे, x को 12 की वैल्यू पास करेंगे। 12 की वैल्यू पास करने से हम चले जाएंगे b से c, c के e की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टेस्ट केस होगा उसमें x की वैल्यू होगी 12, और जो दूसरा पाथ रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, x को वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, लेस 10 या 10 से लेस देन। तो फ़र्ज़ करें मैं इसको वैल्यू पास करता हूँ जी 5, तो इस मामले में फिर हमारा ये वाला पाथ कवर हो जाएगा। तो ये हमने टेस्ट केस भी लिख दिए। तो दैट्स द स्टोरी, दैट्स द आइडिया, दैट्स द थ्योरी बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। तो हम पहुँच चुके हैं इस लेक्चर के आखिर पे। तो अब आप इसको खुद ही कवर कीजिएगा एज एन होमवर्क। आप होमवर्क करना है, इस पे काम करना है। इसके आप लोगों ने CFG मैंने इसकी जनरेट कर दी है आपको, तो बाकी आपने इसकी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकालनी है और उसके बाद इसके बेसिक पाथ निकालने, इंडिपेंडेंट पाथ निकालने एंड टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब मैं बताने लगा ओवरऑल जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग हमने जितनी भी पढ़ी है, ये सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग के जो लेवल्स हमने पढ़े थे उन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन उन सब में से आपको नज़र आएगा यूनिट लेवल पे एप्लीकेबल है, इंटीग्रेशन पे एप्लीकेबल है, सिस्टम पे एप्लीकेबल है, लेकिन एक जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करनी होती है कस्टमर ने, तो वो कोड नहीं देखेगा हमारा, वो इनपुट आउटपुट के गेस पर सिस्टम को टेस्ट करेगा। लिहाजा यहाँ से हमने जो थी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो इसका हिस्सा नहीं बना दिया। जनरली वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में ये ख्याल है, जो मेरे ख्याल ठीक भी है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है इक्वेटेड होती है यूनिट टेस्टिंग के साथ, और यूनिट टेस्टिंग हमेशा डेवलपर्स ही कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि अगर आप वाइट बॉक्स टेस्टर बनना चाहते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा डेवलपर भी होना पड़ेगा। यू मस्ट बी अ गुड प्रोग्रामर टू। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने वाइट बॉक्स टेस्टिंग के इस पूरे सीरीज़ को ख़त्म किया। उसमें टाइप्स देखी, उसमें कंट्रोल फ्लो की तरफ गए, उसमें से हमने ये जो बेसिकली कवरेज क्राइटेरिया था, डिसीजन कवरेज, कंडीशन कवरेज, सब मैं बेसिकली ओवरऑल आज का लेक्चर नहीं वाइट बॉक्स टेस्टिंग को रिवाइज कर रहा हूँ, ये देखा। उसके बाद हमने फिर पाथ कवरेज की तरफ गए, उसमें साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकाली, इससे फिर हमने बेसिक पाथ देखा, बेसिक पाथ से हमने इंडिपेंडेंट पाथ देखा, वहाँ से उसके टेस्ट केसेस निकाल के देखे, और वहाँ से हमारे पास टेस्ट डेटा आ गया। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे बाकी सब चीज़ों को, एंड दैट इज़ आवर लास्ट लेक्चर। तो इस सीरीज़ का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल सीरीज़ का वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड लास्ट लेक्चर में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।